नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र और आज फिर हम एक बार बात करेंगे कुछ नए बिंदुओं पर। जैसे कि ब्रिक्स जो अभी सम्मेलन होना है अपने देश में ही होना है, इसकी मेजबानी हम भारत ही करेंगे। कोरोना वैक्सीन की अलग अलग जो कंपनीज हैं उनके नाम है, उनके बारे में, जो ट्रेसेबिलिटी आईडी एक्ट 2021 आया है कुछ उसके बारे में, और भी बहुत सी इधर उधर की कुछ बातें होंगी, जैसे कि घड़ियाल परियोजना है, चंबल के बारे में है। और बस इन्हीं सब बातों को लेकर एक नया एपिसोड मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आइए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है। ये अपनी क्लास है डेली नॉलेज अफेयर्स कहें या डेली करंट अफेयर्स कहें उनकी। तो इसमें मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है, घड़ियाल परियोजना किस नदी पर चल रही है। इसमें 4 नदियों के नाम है, नर्मदा, बेतवा, टोंस नदी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, चंबल नदी को मैंने अलग कलर दिया हुआ ही है। चंबल नदी जो है ये आप देखेंगे, ये सबसे पहले निकलती है इंदौर के पास से। जानापाव जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। वहां एक जनापाव पहाड़ी में एक जनापाव कुटी है। वहां भगवान परशुराम जी का एक जन्म स्थान है। वो वहां पे एक कुंड है, उस कुंड से आगे आप फोटो में देखेंगे, उस कुंड से निकलती है और उस कुंड से निकल के ये यूपी और एमपी का अंततः बॉर्डर बनाती हुई और ये भिंड और इटावा के पास जाके यमुना मिल जाती है और फिर यमुना जाके अंततः गंगा में विलीन हो जाती है। ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है जनापाव पहाड़ियों का। ये है चंबल नदी की सबसे खूबसूरती। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेशन फ्री रिवर ऑफ आवर कंट्री। ये अपने देश की बहुत ही स्वच्छ नदी है। और मैं बता दूं, मेरा तो गांव बिल्कुल इस नदी के एकदम तट पर ही है, तो मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ इसके पानी को, इसमें तैरना, इसको पीना, इसमें इसको एंजॉय करना। कभी किस टाइम में बोल इसको चरमरी नदी के नाम से भी बुलाते थे। और ये जो है मतलब स्किन डिसीज को भी ठीक कर देती थी। काफी कुछ कहानियां इनके बारे में अपन बाद में करेंगे डिस्कस। ये है वो कुंड जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि जानापाव कुंड जो है वो चंबल नदी का एक्चुअली में उद्गम स्थल है। इस कुंड से ये नदी निकलती है। तो होता क्या है, मैं एक बार पोखरण में था। तो पूरे पोखरण में मैं ये बता रहा हूँ कि ये जानापाव कुंड जो है, यहाँ पे पानी कहाँ से आता है। तो मैं पोखरण में था। पोखरण में हमारे यहाँ बोरिंग हुआ तो 1900, 2000, 2100 फुट तक भी पानी नहीं मिला। लेकिन मेरा एक जगह ड्यूटी लगा हुआ था, काफी हाइट पे थी वो पहाड़ी टेकरी बोलते थे उसको, हम गिरनेर टेकरी बोलते थे। तो वहां से वहां पे एक कुआं था, उस कुएं में पानी हमेशा रहता था। मैंने उसमें पत्थर डाल के भी देखा इंश्योर करने के लिए पानी है, आवाज आएगी, तो उसमें आवाज आई। तो अल्टीमेटली मैंने ये फाइंड आउट किया आज से करीब 15, 16, 17 साल पहले कि अगर हम किसी पहाड़ी के पास में कोई कुआं बनाते हैं तो जो पानी पहाड़ी पे गिरेगा वो कहीं ना कहीं आसपास ही इकट्ठा रहेगा। तो ये जो 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 कुंड है, ये जनापाव पहाड़ी के पर ही है। और जो इस कुंड में पानी है वो पहाड़ी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ पानी ही है, जो आगे जाके निकलता रहता है, फिर आगे जाके चंबल नदी में और समृद्ध करता रहता है। अच्छा, बात चल रही थी चंबल अभ्यारण्य की। तो जो चंबल अभ्यारण्य है वो देश का घड़ियाल अभ्यारण्य एकमात्र है जो नदी अभ्यारण्य है। इसमें घड़ियाल परियोजना चल रही है, अभी भी काफी सारे घड़ियाल हैं इसमें। और ये बहुत बड़े रीजन को कवर करता है, 5400 वर्ग किलोमीटर को ये कवर करने वाला अभ्यारण्य है, तो काफी बड़ा है। और दूसरा इसको फिर है कृष्णा अभ्यारण्य, जो भी ये दोनों अभ्यारण्य हैं जो मगरमच्छ को पालने के लिए अपने देश ने इनको रिजर्व किया हुआ है। ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ। ये जो चंबल अभ्यारण्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों की सीमाओं को टच करता है, काफी बड़े रीजन में फैला है। मगर जो अपने यहाँ जो घड़ियाल परियोजना जो चल रही है, ये जो है डॉक्टर HR बस्टर्ड, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1975 में। स्टार्ट करेगी इस योजना का जो विस्तार है वो अपने ये 3 राज्य तो है ही, इसके अलावा महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार और नागालैंड, उत्तर प्रदेश तो अपना है ही। इसके बाद में आप देखें चंबल नदी पर बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पे आप देखें तो 3 बांध और 1 बैराज है।
तो गांधी सागर बांध जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। जो पहला है, ये फर्स्ट पड़ता है जहां से नदी ओरिजिन हुई है, जनाबा पहाड़ी इंदौर से। वहां पे पहला बांध है गांधी सागर। देन आता है राणा प्रताप सागर। सारे सागर सागर हैं, इससे याद रखें। कभी एग्जाम में आता है कि ये सागर वो सागर, तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। राणा मतलब राजस्थान का महाराणा प्रताप के नाम पर है, तो वो चित्तौड़गढ़ जिले में है, उन्हीं के रावत भाटा के पास। तो ये हम याद रख सकते हैं। और जो जवाहर सागर बांध है, ये भी चंबल पर है। फिर है एक कोटा बैराज। कोटा बैराज एक्चुअली में है क्या? वो राजस्थान के कोटा शहर के आसपास है। जो ये तीनों बांध हैं, उन बांधों में बिजली बनती है, और उस बिजली के बनने के बाद जो पानी रिलीज करते हैं, वो पानी कोटा बैराज में इकट्ठा होता है। और वहां से फिर जो राजस्थान और एमपी, क्योंकि वो सब बॉर्डर तो पड़ता ही है, आप नक्शा देखेंगे भारत का तो वहां पे उस पानी को नहरों के माध्यम से डाइवर्ट करके और जो जलापूर्ति है वो की जाती है। फिर हम आते हैं एक बहुत बड़ा जो आजकल चल रहा है, कोविड-19 वैक्सीन की। भारत में सबसे बड़ी जो वैक्सीन है, कोविड-19 जो वैक्सीन है, वो कौन सी है? सबसे पहले मुझे दोस्तों ये बताएं कि आप लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं कि नहीं? थोड़ा कमेंट करें और बताएं कि ये जो जो कोविड-19 की वैक्सीन है, बहुत से लोग इसको मना कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी इसके खिलाफ थे शायद, अब तो वो लगवा भी रहे हैं। और भी बहुत सी बातें चल रही हैं, ये नपुंसक बना देती है लोगों को, आदमियों को। काफी कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो थोड़ा कमेंट करें कि क्या आप लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या नहीं, या वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं। अच्छा ठीक है। कोविड-19 की जो जो भारत में सबसे प्रचलित वैक्सीन है वो है कोविशील्ड। इसका मैंने अलग से आंसर किया हुआ ही है। अब हम देखते हैं कि जो कोविड-19 जो वैक्सीन है, इसकी जो कंपनियां हैं टॉप कौन कौन सी हैं। एक तो कोवैक्सीन है। मैं इसको टॉप इसलिए मानता हूँ क्योंकि भारत बायोटेक ने बनाई है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस है वो धीमा है। मतलब एक वैक्सीन से दूसरे वैक्सीन के बीच में जो 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 टाइमिंग है, वो अगर आप मेंटेन ज़्यादा करेंगे तो जाके ये इफेक्टिव ज़्यादा होती है। बट जो कोविशील्ड है, ये ठीक है, 28 दिन से लेकर 56 दिन तक आसपास करोगे तो ये 85% तक अपने को कोविड के वायरस से प्रोटेक्ट करती है। और ये बनाई है ऑक्सफोर्ड, जो कि लंदन में है, यानी कि यूके। और एस्ट्राजेनेका जो कि कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है। इसको फंडिंग किया है लगभग $300 बिलियन की, वो करी है यूएसए ने। और लेकिन भारत जो अपना देश है, भारत, ये इसका हमारा जो ये आधार पूना वाला जी जो अभी चले गए हैं अपने देश से थोड़े कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर बाहर, उनका इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट, वो उसका उत्पादन कर रहा है और काफी अच्छे तरीके से है। इसमें आग वाग भी लगी थी, आपने कुछ दिन पहले न्यूज में देखा ही होगा। तो कोविशील्ड जो है सबसे अभी तक अपने देश के लिए बेस्ट है। स्पुतनिक है, इसके दो वर्जन है, वी एंड स्पुतनिक एलटी, यानी कि लाइट है। ये रसिया की है, ये भी ठीक है, इंडिया में भी ये मिल रही है। सबसे जो भयानक है वो है साइनोवैक्स। ये साइनोवैक्स इन्हीं महाराज की है जिसने कोरोना बनाया था, ये है चाइना। आप लोग चाइना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, प्लीज थोड़ा कमेंट कीजिए। जॉनसन एंड जॉनसन का अभी जो निकला है, आज भी पेपर में आया है, इसका जो एक वर्जन है बिल्कुल सिंगल शॉट, यानी कि इसको डबल डोज नहीं लगानी है, एक बार लगाया काम खत्म। तो ये भी यूएस की कंपनी है और इसका अभी लॉन्च हो चुका है, शायद अप्रूवल भी इसको मिल चुका है। फिर नोवावैक्स है, जो कि अभी इसको अफ्रीका में डोनेट करने के लिए अमेरिका बनवा रहा है। ये फाइजर बायोटेक एंड फोसन फार्मा जो है, ये चाइना का ही है। वो भी दिखा रहा है कि देखो मैं कितना मदद कर रहा हूँ लोगों की, जबकि ये सारा रायता फैलाया किसका? चाइना का ही है कि नहीं दोस्तों? थोड़ा बताएं आपके जो विचार क्या है चाइना के बारे में, कमेंट कीजिए प्लीज। अच्छा, जो बाइडेन जी को गुस्सा आ गया है अभी। पहले लोग बोलते थे ना कि ये मार्क्सिज्म लेफ्ट की सोच वाला है और ट्रम्प बढ़िया था, ये वो, ये चाइना का हो जाएगा। लेकिन हालत देखी तो इसकी भी पतली हो गई है। बाइडेन साहब ने भी आदेश दे दिए हैं कि कोविड की जांच हो, आखिर ये आया कहां से। अच्छा, इसकी इसी अगर हम बात कर रहे हैं कोविड के संबंध में ही, एक सुगम पोर्टल भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ई गवर्नेंस सॉल्यूशन के लिए है। और ये क्या है, आपको मैं इसकी फोटो भी एक क्लास में भी दिखाऊंगा। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको लॉन्च किया है अभी। और ये एक्चुअली में जो दवाइयां हैं उनकी जो परमिशन लेनी है, लाइसेंस लेना है, एनओसी, इंस्टेंट एक्सेस करना है एप्लीकेशंस के बारे में, उनको सबमिट करने के लिए ये एक अच्छा पोर्टल लॉन्च किया गया है। मैंने इसका अभी साइट देखा था, उसमें फीडबैक फॉर्म वगैरह भी काफी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। हम उसको जो भी मतलब कंपनी चाहे, जो भी लोग चाहें, जो बनाना चाहते हैं दवाइयाँ वगैरह, वो उसका यूज
करते हैं। तो एक सुगम पोर्टल अगर आता है कभी एग्जाम में तो आपको याद रखना चाहिए कि ये क्या है एक्चुअली। डोमिनिकन जो रिपब्लिक है ये भी काफ़ी उछाल में आया है नाम, क्योंकि इसमें जो मेहुल चौकसी है जो घोटाला करके भागे हुए हैं, उसकी राजधानी क्या है डोमिनिकन रिपब्लिक की, है सेंटो डोमिंगो। आप देखेंगे कि जो डोमिनिकन जो कंट्री है वो कहाँ पर है, ये देखेंगे आप। जो कैरिबियन सी है एक्चुअली, नॉर्थ अमेरिका जो बनता है जी बनता है, इसके जी के पोर्शन के नीचे वाले पोर्शन के पास में ही देखेंगे टापू है, जो हैती जो आइलैंड है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये। और यहीं पे भाग के भगोड़े होके गए हुए थे हमारे हमारे देश के भगोड़े मेहुल चौकसी। ठीक है, तो ये कंट्री जो थी पहले स्पेनिश पार्ट थी, वहाँ पे स्पेनिश भाषा ही बोलते हैं। इसकी कैपिटल सेंटो डोमिंगो है, ये याद रखना वाली बात है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। करेंसी इसकी पैसो है, जिसको हम डीओपी बोलते हैं, यानी कि डोमिनिकन डीओ से डोमिनिकन और पी से पेसो पेसो पेसो। कमेंट कीजिए कि और कौन कौन से कंट्रीज की करेंसी जो है वो पेसो है। आपका थोड़ा ज्ञान चेक करते हैं। अच्छा, इंटरपोल ने जो इंटरपोल क्या है उसके बारे में बताऊंगा। इंटरपोल ने इसको पीले कलर का नोटिस इशू कर रखा था, किसको, मेहुल चौकसी को, जो कि कैरेबी देश में, यहाँ जो जो मैंने बताया ना अभी, जो डोमिनिकन कंट्री है वो एक कैरेबियन कंट्री है। हाँ, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन है ना एक पिक्चर, वो वाले वो वाली नहीं, मतलब वैसे ही कुछ। तो वहां से भाग के ये बंदा चला गया था डोमिनिकन में, और वहां जाके ये पकड़ा गया है कौन ये, पंजाब नेशनल बैंक को जो लंबा सा घोटाला किया था, अरे एक और मोदी के अलावा एक और था, हाँ वो है ये मेहुल चौकसी। इसको पीले कलर का नोटिस दिया हुआ था। अच्छा, पीले कलर पे थोड़ा सा ध्यान देना, पीला नोटिस, नोटिस के बारे में हम बात करेंगे, ये इसके नोटिस कितने तरीके के होते हैं और नोटिस क्यों दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए चौकसी एंटीगुआ इसका नाम ही चौकसी एंटीगुआ। चौकसी पहले एंटीगुआ में था। एंटीगुआ की जो कैपिटल है वो है सैंट जॉनसन। करेंसी है ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर वहाँ की। वहाँ से भाग के पहुंचा था डोमिनिका। ठीक है, तब तो वहाँ पकड़ा गया है, और फिर देखो एंटीगुआ की उसने नागरिकता भी लेके रखी हुई है। मतलब देश भी खूब है हमारे यहाँ, आओ पैसा लेके लूट के किसी भी कंट्री से आओ और पैसा लाके हमारी कंट्री में खर्च करो। और बहुत ही इन कंट्रीज के जो जो छोटी छोटी कंट्री हैं या गरीब कंट्री हैं, इनके यहाँ नागरिकता लेने के बहुत ही लिबरल, बहुत ही उदार नियम होते हैं कि आप आओ हमारे यहाँ 5 लाख रुपए खर्च करो या 5 लाख रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट करो और हमारे यहाँ की आपकी नागरिकता स्टार्ट हो गई, हम आप मतलब हमारी कंट्री में। तो वो उनकी मजबूरी है, लेकिन हम तो ना इनको छोड़ने वाले हैं, हमारे यहाँ तो पकड़ कर लाएंगे घसीट के इनको, है ना। इंटरपोल आखिर क्या है, इंटरनेशनल पुलिस को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इंटरपोल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, और इसके जो विश्व के 194 कंट्री हैं वो इसके मेंबर हैं, और होने भी चाहिए भैया। भाग के चले आएंगे अपने अपने देश के से लूट के लोग, तो उनको पकड़ने के लिए अपने इंडियन आर्मी या इंडियन पुलिस वहां पे जाएगी तो उन्हें को भगा देंगे, बोला भागो कहां से आए हो। देखिए वहीं की अगर पुलिस होगी, इंटरपोल वाले होंगे, उनको तो ऑथराइजेशन है, तभी तो वो वहां पे रह सकते हैं, जा सकते हैं। तो 194 कंट्रीज हैं इसके मेंबर, अच्छी बात है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के लियोन सिटी में है। इसकी स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में करी गई थी, और 1956 से इसको इंटरपोल हम लोग के नाम से जानते हैं। भारतवर्ष थोड़ा सा लेट हुआ है, 1949 में संगठन में शामिल हुआ, लेकिन फिर भी बहुत दिन हो चुके हैं, हम लोग आजाद भी तो 1947 में हुए हैं। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके ऑब्जेक्टिव है आतंकवाद से मुकाबला करना, दुनिया भर में सीमाओं की अखंडता को बढ़ावा देना, मतलब कोई किसी देश के अंदर ना घुस जाए भैया। लेकिन पता नहीं क्यों चाइना हमारे यहाँ रोज घुस के आ रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये सब अंदर की मिली भगत है, नहीं कुछ ना कुछ। कमजोर समुदायों की रक्षा करना, अब चाइना में उइगर मुसलमानों को ये लोग कूट रहे हैं चाइना वाले, और ये इंटरपोल वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ये सब चीजें थोड़ा कमजोर लगती हैं, इनकी मनमानी टाइप की है। लोगों और व्यवसाय के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस का, हाँ ये इसमें कुछ हो सकता है कि थोड़ी बहुत हेल्प करते हो, क्योंकि ये सॉफ्ट टाइप का ऑब्जेक्टिव है। अवैध बाजारों पर अंकुश लगाना, ये भी अवैध मतलब जो चीजें बिकने वाली नहीं है उनको अगर कोई बेच रहा है, अफीम, चरस, हीरोइन, कोकीन, ये सब वगैरह वगैरह, इन चीजों पर अंकुश लगाना इंटरनेशनली, ग्लोबली। तो ये भी, हाँ यहाँ भी कुछ काम ये लोग करते हैं।
लेकिन ये जो लिखा है कि कमजोर समुदायों की सुरक्षा करना, ये तो मेरे को लगता है ये बहुत ही बकवास चीज लिखी इन लोगों ने। जैसा कि न्यूज में सुनने को आ रहा है कि चाइना में उइगर जो है सिंजांग प्रांत में जो जो मतलब कजाकिस्तान के आसपास के जो मुस्लिम हैं उनके साथ तो इनका व्यवहार बहुत ही ज्यादा घटिया तरह का है। क्या कहूँ मैं आपको, मैं खुद देखता हूँ तो बड़ा हैरान रहता हूँ न्यूज वगैरह में सब जगह कि कैसे एक कम्युनिटी को बिल्कुल डिप्रेस करके रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण सुरक्षा का समर्थन करते हैं ये लोग। और वैश्विक वैश्विक समेकता, समेकता को हिंदी में हम हिंदी देखो कभी भी बहुत कठिन होती है, हम में से बहुत लोग समेकता को समझते नहीं होंगे। एक्चुअली इट इज इंटीग्रेटेड, इट इज इंटीग्रेशन। जो वैश्विक जो वर्ड इंटीग्रेशन है उसको प्रमोट करना, मतलब सब मिलजुल के सबको रहना है वगैरह वगैरह। अच्छा, आपके मन में ये आ रहा होगा नोटिस पीले कलर का क्यों, क्या है पीला नोटिस, क्यों देते हैं, कौन कौन से और होते हैं। तो ये मैंने डेटा लिया है, आप देख रहे होंगे इंटरपोल की मैंने वेबसाइट ही खोल के देखी थी। उसमें काफी तरह के नोटिस हैं, रेड है, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल। आप इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। और नेक्स्ट है आईटी एक्ट 2021। आईटी एक्ट में ट्विटर और व्हाट्सएप को बड़ा दर्द हो रहा है। ये लोग ना मतलब बड़ी सॉफ्ट टाइप की पावर हो गए ये लोग, अंदर अंदर साला खोखला कर देंगे किसी भी देश को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और मालूम भी नहीं पड़ने देंगे। उसके उसके सारे एम्प्लॉयज के दिमाग में, दिल में वो चीजें भर देंगे। अच्छा, कभी होता है ना, चाहे आप कितना भी कोई चीज झूठ हो, बट 1000 बार कोई बोलेगा और 1000 आदमी अगर बोलेंगे तो लगेगा कि यार वो कहीं ना कहीं साला होगा, सत्य तो होगा। मतलब धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो होगी। कभी कभी साले मुहावरे भी लगते हैं कि ये मुहावरे भी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर बोला धुआं उठ रहा है तो आग होगी, अरे हो सकता है वो धुआं लोगों ने जानबूझ के गलत तरीके से उठाया हो। तो ये जो दोनों चीजें हैं, मतलब दोनों चीजें नहीं, इसके अलावा और भी जो सोशल मीडिया है वो हमेशा संदेह के घेरे में तो है। अब देखो चाइना को, देखो चाइना के अंदर किसी भी तरह का ना ट्विटर, ना व्हाट्सएप, ना उनका बाहर की कोई भी चीज वो यूज ही नहीं करनी उनको। और उनकी जो जो उनकी कम्युनिज्म है, जो उनकी मार्क्सवादी विचारधारा है, जो उनका जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उनकी, वो इसीलिए जीवित है, जिंदा है कि वहां पे वो किसी को बाहर नहीं आने देंगे। वो जो कर रहे हैं अपनी कंट्री में वो किसी को मालूम नहीं करने पड़ने देंगे। तभी तो ये जो वायरस निकला वुहान से निकला, वुहान में जाके डब्ल्यूएचओ की पूरी टीम वगैरह तब छान छून के आ गई और किसी को कुछ मालूम नहीं, क्योंकि मालूम कहां से पड़ेगा, तुम किसी को कुछ मालूम पड़ने ही नहीं दोगे। तो कम से कम हमारे देश में इतना छूट तो नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ भी आए और कुछ भी करके जाए और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। खैर अभी तो कुछ हो भी रहा है, बदलाव आया है समय में। तो ट्विटर और व्हाट्सएप का जो दर्द है वो बड़ा बेदर्द है। ट्विटर को, व्हाट्सएप को लग रहा है कि बाकी कंट्रियों में हम अगर जो प्राइवेसी है वो गवर्नमेंट के कहने पे गवर्नमेंट को दें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि जो काफी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे अगर उनकी गवर्नमेंट बोलती है कि तुम जो बातें हुई हैं, व्हाट्सएप पे चैट हुई है या फेसबुक पे चैट हुई है या ट्विटर पे चैट हुआ है, वो हमें दो, आप जाके फटाफट उनको दे दोगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर यही अगर ट्विटर और व्हाट्सएप जो इंडिया में आके काम करते हैं तो इंडिया को बोलते हैं कि भैया हम तो ये चीज लोगों की प्राइवेसी से हम लोग के नहीं खेल सकते, हमारे एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, मतलब एंड टू एंड करने वाले तो तुम ही हो। हाँ कुछ एक बातें हैं, अरे भैया मैं तो ये जानता हूं और शायद आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि भले ही चाहे ताला कितना भी कठिन बनाया गया हो, लेकिन आखिर बनाया तो इंसान नहीं है ना, तो साला उसको इंसान भी खोल ही सकता है, और जिसने बनाया वो तो जरूर खोल सकता है। तो थोड़ा बहुत मैंने भी जाना है सॉफ्टवेयर वगैरह को। जो हैकिंग क्या है, हैकिंग भी तो यही है, बनाया है किसी ने प्रोग्राम, मैंने उसको साले वो हैक कर दिया। माफ करना है ये थोड़ा सा बैड वर्ड है, गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा। पहले इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्टर जो अपने हैं श्री रविशंकर प्रसाद, उन्होंने नोटिस भेज के इनको अपडेट को व्हाट्सएप वालों को वापस कहा था कि ले लो, कि तुम्हारा जो अपडेट है ये वापस लो। ये लोग माने नहीं, तो गवर्नमेंट को लाके ट्रेसेबिलिटी लाना पड़ा। उन्होंने बोला कि भैया जो भी ट्रेस करना, जो मैसेज कहीं से गया, बातचीत कहीं से हुई, उसकी पकड़ को, उसको पकड़ के, मतलब पकड़ना एक तरीके से, पीछा करके उसको कहां से आया, इसकी जड़ों को पहचानना, किसने भेजा, किसको भेजा और कहां कहां गया वगैरह वगैरह। तो भैया अब बोलते हैं वो लोग कि ये इसमें जो लोगों की प्राइवेसी है और लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 19 1 अल्फा जो है, मैं लक्ष्मीकांत लेके बैठा हूं
आर्टिकल 1991 और इसमें बात अभी आएगी आर्टिकल 21 की भी। तो पहले मैं आर्टिकल 21 के बारे में बता दूं। तो जो आर्टिकल 21 है ये बड़ा खतरनाक सा, मतलब पहली बात तो जो जितने भी अधिकार हैं ये अधिकार मतलब काफी गवर्नमेंट को, तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी है थोड़ा बहुत इन अधिकारों का। थोड़ा सा ज्यादा था प्रयोग। अधिकार होने चाहिए बिल्कुल, अधिकार नहीं होंगे तो लोग जी कैसे सकते हैं खुल के। लेकिन अधिकार इतने ज्यादा हैं अपने संविधान में कि आदमी कर्तव्यों को समझता है ये तो आचार है, मन करेगा तो खाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। बट अधिकार वो तो पक्का वाला खाना है भैया, ये तो पक्का लेना ही लेना है, ये तो छोड़ना ही नहीं। आर्टिकल 21 में है लगभग 35 है इसमें बिंदु। इसमें है सबसे पहले स्टार्टिंग होती है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। तो अगर आप किसी की प्राइवेसी को और इसमें आर्टिकल 21 का ही नंबर 4 में है निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार। तो वो आर्टिकल 21 इनको दिक्कत कर रहा है कि भैया आर्टिकल 21 के तहत आप बोलते हो कि निजता के साथ में रहना है, लेकिन आप बोलते हो कि हम रहने नहीं देंगे, हमें व्हाट्सएप की प्राइवेसी चाहिए तुम्हारी, तुमने किससे क्या बात करी है वो हमें चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 19 वन का अल्फा बोल रहा है अपने या किसी अन्य विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। मतलब हम अपने या हमें, अच्छा मैंने गांधी जी का कुछ विचार मैंने पढ़ा और वो मैंने प्रसारित किया और मैंने कुछ वैसे ही अपने विचार भी प्रसारित किए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मैं चीन के कुछ विचार लेके आ जाऊं और उन्हें करूं प्रसारित, तो अधिकार का थोड़ा सा बंदिश आनी चाहिए ना। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी आर्टिकल 19 का ही पार्ट है। तो ये इतने जो खतरनाक अधिकार हैं, इनका कुछ तो इनको इस्तेमाल करने का कहीं ना कहीं थोड़ा तो अंकुश हो। मतलब आदमी के दैनिक जीवन में ठीक है, इट्स ओके, बट जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन एक ऐसा हथियार है, ताकत है, बड़ी भयंकर ताकत है। इसको प्रयोग करने के लिए थोड़ा तो विचार होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें हमें गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज, मतलब कहने का मेरा यह है कुल मिला के, देश की सुरक्षा की जहां बात आए, भाड़ में जाए सारे अधिकार, फिर वहां आते हैं सबसे पहले सारे कर्तव्य। जब देश ही नहीं रहेगा तो अधिकार कहां से रहेंगे। था तो हम 1947 से पहले अधिकार थे ना पूरे के पूरे, लेकिन अंग्रेजों ने हमें क्या दिए भाई, संविधान तो नहीं था लेकिन हम तो थे ना, अधिकार तो कहां थे, हम तो गुलाम हो गए थे। तो भैया जब देश की सुरक्षा के साथ में खतरा आएगा तो अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। और हम सभी नागरिकों को मतलब इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल ही नहीं, और भी कंट्री हैं उनकी देश प्रेमता से। वैसे मैं बिल्कुल संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आजकल की परिप्रेक्ष्य में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी किसी के बारे में बोल रहा है, जब देश की बात आए तो पूछना नहीं चाहिए कि भैया पुलवामा में जो अटैक के बदले में जो हमने उड़ी किया या तो हमें उसका सबूत दो। तब लगता है यार कि कहीं ना कहीं अधिकार जो है ना बोलने का, वो ज्यादा ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्शन है ना, वो बोल रहे हैं भैया इससे ये खत्म हो जाएगा आईटी एक्ट 2021 से, ट्रेसेबिलिटी से। तो होने दो। अगर गवर्नमेंट ये मालूम कर रही है कि अजमल कसाब ने इंडिया में आने से पहले किस किस से बात करी, तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन करने की कोई वैल्यू, महत्वता क्या है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये सब चीजें दिमाग खराब करती हैं। इसमें अब दूसरा एक और चीज आ गई है, जो इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन है, वो भैया अब बन गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन बन गया है। ये अभी जो डिजिटल वर्ड आप देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा हथियार यही है। मैं तो जितने परमाणु जो भी है इन सब कुछ नहीं मानता, मैं मानता हूं इसको सबसे बड़ा हथियार। इस आज के समय में अगर आप इससे जंग जीत लिया आपने, इससे पूरे विश्व को काबू कर सकते हो, और वो हो भी रहा है, आप सब देख ही रहेंगे। और जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन है, उसने बना दिया डीएमसीआरसी, डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटिंग काउंसिल। ये भी बहुत आवश्यक है भैया। कोई भी ला रहा है, मैं तो देख रहा हूँ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, एक दिन कुछ एक चीजें थी, एक पिक्चर क्या थी, एक सीरीज है, काफी आ रही है एमएक्स प्लेयर पे और अलग अलग चैनल्स पे। तो मैंने उसमें देखा यार, बंदे बड़े वो वाले सम्मानजनक एक्टर जिनको हम मतलब बड़े पर्दे पे या टीवी पे देखा है फैमिली के साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको बड़े अच्छे तरीके से वो लोग बिहेव करते हैं, बात करते हैं। लेकिन देखा वहां तो भैया गाली, माँ बहन सब कुछ कर रखे हैं वो तो।
तो भैया ये थोड़ा तो हमें इस पे काबू करना पड़ेगा, क्योंकि अब फोन जो है वो ही सबसे बड़ा डिजिटल हथियार है और हर बच्चे के हाथ में है। हाँ, और मजबूरी है उनकी भैया, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है और क्या पता एक साल अभी और चले। तो कहीं ना कहीं डीएमसीआरसी आवश्यक है। अब किसी को लगता है कुछ पॉर्न सोन उल्टा पुल्टा देखना है तो वो 2 साल के बाद में खुल जाएगा, तो शायद वो भी उनके लिए भी इजी हो जाए। बट जब तक ये लॉकडाउन है तब तक तो ये बिल्कुल कंटेंट, मैं तो कहूँ हमेशा होना चाहिए। गंदगी जो है, वैचारिक गंदगी क्यों फैले कहीं पे। और वैसे तो गंदगी गंदगी है, अच्छे को तो चुनना पड़ता है, हंस की तरह मोती। अच्छा, ओटीटी एंड जो डिजिटल स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे कहीं तो अंकुश लगे, और उसी अंकुश के लिए ये बनाया गया है और इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिक्स का सम्मेलन अभी होने वाला है, क्या पता जून के फर्स्ट वीक में हो जाए, 1 जून को ये हो जाए प्रस्तावित। भारत इसकी अभी फिर से मेजबानी करेगा, तीसरी बार करेगा। 2012 में, 16 में पहले हम कर चुके हैं। थोड़ा अच्छा लगता है जब कहीं किसी चीज की अध्यक्षता करते हैं हमारा देश, तो अच्छा अच्छा लगता है। अच्छा, ब्रिक्स है कौन कौन? ब्राजील है, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो हैं, ब्राजीलिया इनकी राजधानी है, रियल इनकी करेंसी है। रूस में पुतिन महाराज हैं जो हमेशा यंग रहते हैं, मॉस्को इनकी कैपिटल है, रूबल इनकी करेंसी है। फिर आते हैं हम, हमारे बारे में हमें तो सब पता ही, अपने अपने मुंह में मिट्टू क्या बनना। चीन, इसके बारे में तो बात ही क्या करनी, चलिए फिर भी इसकी करेंसी बता देते हैं कि रैनमिनबी है और जो उसकी राजधानी है वो बीजिंग है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दक्षिण अफ्रीका। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सी रमपोसा, आ चुके हैं अपने इंडिया में सी रमपोसा। इनकी जो करेंसी है द अफ्रीकन रैंड है, जिसको ZAR के अक्षरों से संबोधित करते हैं। अच्छा, जो दक्षिण अफ्रीका, इसकी राजधानी है 3, ठीक है भैया, देखो ये 3 है। प्रिटोरिया है इसकी प्रशासन, और ये ऊपर चला गया केप। केप तो टोपी तो ऊपर ही होनी चाहिए ना, केप ऊपर चला गया है, टाउन नीचे, तो ये केप टाउन ये इसकी विधायिका है, यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। फिर ब्लाइम फाइंटीन है, ये न्यायिक राजधानी यानी कि जुडिशियल कैपिटल है। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी कंट्री जिसकी 3 राजधानी है। कभी आया जीके में तो थोड़ा ध्यान देना इसका, ठीक है सब। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ब्रिक्स। ये खिल गया फूल ब्रिक्स का। इंडिया 2021 में होगा ब्रिक्स। ब्रिक्स हुआ तो 2009 में पैदा हुआ था, लेकिन तब दक्षिण अफ्रीका नहीं था, तब खाली ब्रिक था, ठीक है। तो अब कौन कौन है, अब ये आगे भैया। हाँ, ये अपने ब्रिक्स के जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, रसिया, ये हमारे मोदी जी, और ये तो पता ही है, इसका नाम ही महिला है तो क्या बात करें इस बारे में। ये है रामपोसा भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, इनको देखो भैया, इन्हें बैठे बैठाई ये था यूएनओ जो है ना, यूएनओ पहले बोलते थे अमेरिका की कठपुतली है, मेरे को लगता नहीं कि कठपुतली है, मेरे को लगता है पता नहीं क्या है, ये ढंग से काम नहीं कर रहे। अब पता की क्या बोली है, यूएन के जो राइट चीफ्स हैं, ये अधिकार मानवाधिकार के जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है मिशेल बैकलेट। ये बकलोल करती है, वो बोलते हैं ना, एक पटना के खान साहब में बोलते हैं बकलोल, तो ये बकलोल किया है इन्होंने। गाजियाबाद पर हमला बोला है वार क्राइम है। अरे भैया, तुम हमास लेके आओगे हमारे ऊपर तोप बंदूक तो हम कुछ नहीं करेंगे क्या? तो इसराइल ने किया, वो ठीक किया। अच्छा, वहां अमेरिका तो कह रहा है, इन्हें पता नहीं क्या क्या दिक्कत हो रही है। हम बोलेंगे तो फिर आप बोलोगे बोलते हैं, देखते हैं। अच्छा, अब ये बोला किसके प्रभाव में है? ये OIC, हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन जो है, उसमें 57 देश हैं भैया। देश का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है यूएन के बाद में। अच्छा, इसमें 2019 में भारत को ही बुलाया गया था। अपनी माता जी, अपनी देश की जो माता जी कह रहा हूँ, अब तो दिवंगत हो चुकी हैं, सुषमा जी गई थी वहां, बहुत ही ओजस्वी भाषण भी दिया था उन्होंने। और ये जो है OIC, इसके बारे में बोला था कि ये दुनिया के मतलब अंदर शांति सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, मुस्लिमों को, स्पेशली मुस्लिमों के हितों की रक्षा करने के लिए काम करता है। इसने बोला है अभी कि भैया एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करो जो कि जांच करेगी कि ये सही है कि नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, इसको मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, जानने के लिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और डेली लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी। कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट करके थोड़ा सा बताना जरूर। ये अभी मैंने नया ही स्टार्ट किया है, कमियां तो बहुत सारी होंगी इसमें, उन्हीं कमियों को ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और कुछ अच्छा कर सकूं तो हम सभी का भला होगा, आपका भी मेरा। तो इसी शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।